Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Oja sir. And in this video we are going to carry forward the first lesson of history textbook of class 9th and the name of the lesson is the French Revolution. हम लोगों ने इस पे अभी पिछले वीडियोस में कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ा है और आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वह है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और रिपब्लिक की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है, आइए पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। बाद के वर्षों में भी फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। Along although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia। हालांकि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह प्रसिया के शासक से वार्ता कर रहा था, बातचीत की चल रही थी। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। जो रूलर्स थे बाकी आस पड़ोस के देशों के, वह भी चिंतित थे फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा था रेवोल्यूशन का, उसको देख करके। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। और उन्होंने प्लानिंग किया सेना भेजने का ताकि फ्रांस में 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन इससे पहले किया होता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। और उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोटिंग किया और टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। और ये वोटिंग किस लिए हुई? ऑस्ट्रिया और प्रसिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army। हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स अर्थात स्वयंसेवी अलग अलग प्रोविंसेस से आकर के आर्मी ज्वाइन करने लगे। They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe। उन लोगों ने इस युद्ध को राजा और कुलीनों के विरुद्ध युद्ध के रूप में लिया। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise composed by the poet रोजेट दी लाइल। उन लोगों के बीच जो देशभक्ति के गाने गाए जाते थे उन सभी में रोजेट डी लाइल द्वारा रचित गीत मर्सिलेस भी था। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सेलीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस। इस गाने को, इस गीत को पहली बार गाया गया जब मर्सेलीज से वॉलंटियर्स ने, स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर पहला अभियान शुरू किया। एंड सो गॉट इट्स नेम, और इसी से इसका नाम पड़ गया मर्सेलीज। द मर्सेलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और आज यह मर्सेलीज फ्रांस का राष्ट्रगान है। आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके लिए वन वर्ड क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है कि लुई 16 ने हस्ताक्षर किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। दूसरा है कि लुई 16 ने हस्ताक्षर करने के बाद भी किंग ऑफ प्रसिया से वार्ता जारी रखी थी। तीसरा पॉइंट है कि जब नेबरिंग कंट्रीज के शासकों ने सेना भेजने की योजना बनाई, उसी समय अप्रैल 1792 ईस्वी में डिक्लेयर कर दिया गया वार प्रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ये काम किया नेशनल असेंबली ने। इसके आगे है कि मर्सेलीज को वो गाया करते थे अपने पेट्रियोटिक सॉन्ग के रूप में। मर्सेलीज को लिखा किसने था? तो पोएट रोजेट डी लाइल ने लिखा था इसको। और आज मर्सेलीज वहाँ का नेशनल एंथम है। इसका नाम इसलिए पड़ा मर्सेलीज क्योंकि इसकी शुरुआत हुई जब पहली बार अभियान शुरू किया गया मर्सेली से पेरिस की ओर, तो वहाँ के वॉलंटियर्स ने इसको गाया था, इसलिए नाम पड़ा इसका मर्सेलीज। द रेवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपुल। जो क्रांतिकारी युद्ध हुए, उन युद्धों की वजह से आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, इकोनॉमिक रूप से उनको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। वाइल द मेन वेयर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। जिस समय पुरुष फ्रंट पे, सीमा पर लड़ाई करने गए थे, वुमेन वेयर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। तब महिलाओं पर यह जिम्मेवारी आ गई कि वह लिविंग की व्यवस्था करें, जीवन यापन की व्यवस्था करें और परिवार की देखरेख करें, और इसके लिए वो अर्निंग करें। Large sections of population were convinced that the revolution had to be carried further। जनसंख्या के अधिकांश हिस्से को हमें लगता था कि रेवोल्यूशन अभी आगे बढ़ना चाहिए। As the Constitution of 1791 gave political rights
ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि 1791 के एक संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल समाज के समृद्ध लोगों को ही पॉलिटिकल राइट्स दिया था। राजनीतिक अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. राजनीतिक क्लब जो थे वह प्रमुख केंद्र बन गए उन लोगों के लिए जो सरकार की नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करना चाहते थे। The most successful of these clubs was that of the Jacobins. और इन सभी क्लबों में जो सबसे सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ, वह था जैकोबिन क्लब, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. महिलाओं ने भी जो पूरी तरह से इस पूरे अवधि में सक्रिय रहीं, उन लोगों ने भी अपने क्लब बनाए। सेक्शन 4 में हम लोग इस चैप्टर के उनकी डिमांड्स और उनकी एक्टिविटी के बारे में ठीक से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए उसको। यहाँ जो पहला हमने लगाया घेरा, यहाँ यह क्वेश्चन बन सकता है कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसको दिया गया पॉलिटिकल राइट्स। तो आप याद रखेंगे कि रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ही दिया गया था पॉलिटिकल राइट्स, बाकी लोग को इससे वंचित रखा गया। दूसरा है कि जो क्लब बने उसमें सबसे फेमस क्लब हुआ जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब का नाम क्यों पड़ा जैकोबिन? इसका नाम पड़ा फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस के नाम पर इसका नाम पड़ा जैकोबिन क्लब। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वह मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध लोगों में से आते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स। उनमें कौन कौन शामिल थे? छोटे छोटे दुकानदार, आर्टिसंस such as shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printers, as well as servant and daily wages workers. ये सभी आते थे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स में। Their leader was Maximilien Robespierre. इन जैकोबिन्स के जो लीडर का नाम था वह था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. जैकोबिन लोगों के एक बहुत बड़े ग्रुप ने यह डिसाइड किया कि वह अब धारीदार लंबी पतलून पहनेंगे जो प्रायः गोदी पर काम करने वाले मजदूर या कामगार पहना करते हैं। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और ऐसा इसलिए किया गया कि वह समाज के फैशनेबल लोग से अपने को अलग रख सकें, स्पेशली नोबल्स, मुख्य रूप से उन कुलीनों से जो who wore knee breeches, जो नी ब्रीचेस पहना करते थे जो घुटनों तक लंबा हुआ करता था। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. यह एक तरीका था घोषणा करने का कि अब नी ब्रीचेस पहनने वालों के सत्ता की समाप्ति हो गई है। These Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. इन जैकोबिन्स को सॉन्स कुलौत कहा जाता था, जिसका लिटरल अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनों वाले। सॉन्स कुलौत्स मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी। जो सॉन्स कुलौत पुरुष थे वह रेड कैप पहना करते थे अपनी लिबर्टी को दिखाने के लिए। लिबर्टी के प्रतीक के रूप में वह रेड कैप पहना करते थे। वुमेन हाउएवर वेर नॉट अलाउड टू डू सो। हालांकि महिलाओं को ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। अब इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जैकोबिन क्लब के मेंबर अधिकांश कौन से लोग थे? तो इसमें स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स और उनके साथ साथ सर्वेंट्स और डेली वेजेस मजदूर इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न हो सकता है कि जैकोबिन्स के नेता का नाम क्या था? तो उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी। अगला प्रश्न हो सकता है कि जैकोबिन कैसा ड्रेस पहना करते थे? तो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहना करते थे जो सिमिलर था डॉक वर्कर्स के जैसा। आगे है कि इनका एक नाम और था, वह था सेंस कुलोत्स और इसका अर्थ होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो आप इनको जरूर याद रखें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
इन द समर ऑफ 1792 के समर में, गर्मी के मौसम में, द जैकोबिन्स प्लांट एन इंसुरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस who were angered by the short supplies and high price of food। जो जैकोबिन लोग थे उन्होंने एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई जिसमें पेरिस के रहने वाले लोग शामिल थे, और यह हिंसक विद्रोह था शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड के कारण, खाद्य पदार्थों के अभाव और खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण यह विद्रोह प्लान किया गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलेरीज। 10 अगस्त की सुबह में लोगों ने ट्यूलेरीज के महल पे हमला कर दिया। मैस्केयर्ड द किंग्स गार्ड्स, और राजा के गार्ड्स की हत्या कर दी। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और खुद राजा को कई घंटों के लिए बंधक बनाकर रख लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली ने वोटिंग किया मतदान के द्वारा, रॉयल फैमिली को, राजा के परिवार को जेल में भेजने का आदेश पारित किया। और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इलेक्शंस वेर हेल्ड, चुनाव हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव, और इसके बाद जितने पुरुष थे 21 वर्ष से ऊपर के, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, गॉट द राइट टू वोट, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, उन्हें वोटिंग राइट दिया गया। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। इन द समर ऑफ 1792, हिंसक विद्रोह की प्लानिंग हुई थी समर में 1792 के, और 10 अगस्त की सुबह में लोगों ने विद्रोह शुरू किया, धावा बोल दिया ट्यूलेरीज पर। और क्या किया कि वहां के राजा के गार्ड की हत्या कर दी, और उसके बाद राजा और उसके परिवार को बंधक बना लिया। और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को वोटिंग राइट दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी इसको नाम दिया गया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक, और 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस से मोनार्की खत्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया। एज यू नो, ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसका चयन जनता के द्वारा किया जाता है, और सरकार के प्रमुख का भी चयन जनता ही करती है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, यह वंशानुगत राजतंत्र नहीं है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। आप प्रयास कर सकते हैं और खोज सकते हैं अन्य कंट्रीज में गणतंत्र को, और आप ये मालूम करें कि वो कब और कैसे गणतंत्र बने। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई एक न्यायालय के द्वारा, और न्यायालय ने लुई 16 पर देशद्रोह का आरोप लगाया। On 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde, और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसको सार्वजनिक रूप से प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में फांसी दे दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनेटे मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और शीघ्र ही रानी मैरी एंटोनेटे का भी यही असर हुआ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखें। पहला ये कि जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम था कन्वेंशन। दूसरा ये कि मोनार्की को खत्म किया गया 21 सितंबर 1792 को, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि किंग लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को एक्सिक्यूट किया गया, फांसी दी गई, और यह प्लेस था प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड, और क्वीन मैरी एंटोनेटे का भी वही असर हुआ। तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। अगले टॉपिक के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा ताकि आप उसको भी ठीक समझ सकें, ठीक से याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।